सुप्रीम कोर्ट चले गए। क्यों गए? अभी हम सोशल मीडिया के माध्यम से हमें कुछ जानकारी मिली और लगा कि नहीं, यहाँ पर हमारे साथियों ने गलत किया। हम शुरू से ही सुप्रीम कोर्ट जाने का विरोध कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहले हमारा याचिका ही स्वीकार नहीं किया जाएगा और वो खारिज कर दिया जाएगा। इसलिए कि ये हम लोगों ने जो केस किया वो बिहार सरकार के खिलाफ किया। बिहार सरकार हम लोगों को प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में 31 मार्च 2019 या उससे पूर्व नहीं मान रही है। इसलिए हम लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर किया। अब रही बात सुप्रीम कोर्ट। अभी हम लोगों ने देखा कि जाति आधारित जनगणना जो एक स्टेट लेवल का मुद्दा था और उसको लेकर के कोई सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहां से उनकी याचिका खारिज कर दी गई और उन्हें पटना हाईकोर्ट भेज दिया गया। हम लोगों के साथ यहाँ पर बहुत ही गलत हो रहा है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करके हम लोगों को अब यहाँ पर समझने की जरूरत है कि हम लोग क्यों कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय जाना गलत है। हमारे कुछ साथी अताउर रहमान भाई के केस को आधार बनाकर और सर्वोच्च न्यायालय चले गए। मैं उनसे आगाह करना चाहता हूं, 70,000 साथियों के द्वारा विनती और प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप अति महत्वाकांक्षी बनने के चक्कर में हम लोगों को डुबा मत दीजिए। आपको जानना चाहिए, सबसे पहले नियम और अधिनियम की जानकारी होनी चाहिए। आपने अताउर रहमान केस को आधार बनाकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किया है। अब आप जवाब दीजिए कि क्या अताउर रहमान बनाम बिहार सरकार के केस से एनआईएस से डीएलएड करने वाले 70,000 शिक्षक साथी भाई बहन उनसे जुड़े हैं क्या? 70,000 साथी उसमें न तो वादी हैं, न तो प्रतिवादी हैं, न प्रभावित हैं। तो फिर आप क्यों अताउर रहमान बनाम बिहार सरकार के केस को आधार बनाकर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर किए हैं? हम सभी साथियों से कुछ बिंदु पर बात करना चाहेंगे कि अताउर रहमान भाई माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर क्यों किए थे? इसलिए किए थे कि आरटी अधिनियम 23(2) का उन्होंने उल्लंघन किया। वो अनट्रेंड थे। उन्होंने 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया था और आरटी अधिनियम 23(2) का उन्होंने उल्लंघन किया था, जो संसद द्वारा पारित कानून है। माननीय उच्च न्यायालय ने आरटी अधिनियम 23(2) का पालन करते हुए अताउर रहमान भाई के केस में जो न्याय निर्णय दिया कि आप लोगों को नवनियुक्त माना जाता है, सेवा मुक्त करते हुए, क्योंकि आरटी अधिनियम 23(2) को उन्होंने माननीय पटना उच्च न्यायालय ने छेड़ा नहीं है, उनको सुरक्षित रखा है और उस नियम अधिनियम को माना है। अब आइए कि हम लोगों के साथ जो एनआईएस से डीएलएड किए हैं उनके साथ क्या परेशानी है। हम लोग आरटी अधिनियम 23(2) के पक्ष में माननीय पटना उच्च न्यायालय गए हैं, इसलिए कि हम लोग सभी साथी जो भी इन सर्विस टीचर टाइम बॉन्ड प्रोग्राम स्पेशल कोर्स भारत सरकार के द्वारा किया गया था, एनआईएस के द्वारा करवाया गया था, एनसीटीई के अनुसार उनसे अनुमति लेकर एमएचआरडी भारत सरकार के द्वारा अमेंडमेंट जो 23(2) लाया गया उसको पालन करते हुए बिहार सरकार ने हम लोगों को एनआईएस के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त करवाया है। और ये एनआईएस का भी कहना है, हमने जो पत्र निकलवाया 10 मार्च 2022 को, उस पत्र में स्पष्ट लिखा हुआ है कि हमने 31 मार्च 2019 तक सबों का प्रशिक्षण प्राप्त करवा दिया। सब तरह का गतिविधि, इवन फाइनल एग्जाम, WBA, SBA, सब कुछ
पूर्ण करवा लिया 31 मार्च 2019 के पहले। तो हम किस आधार पर आरटी अधिनियम 23(2) के विरुद्ध यानी अताउर रहमान भाई के केस को आधार बनाकर माननीय पटना उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने गए? इसका मतलब यह है कि हम सर्वोच्च न्यायालय में कहने गए हैं कि हमने भी आरटी अधिनियम 23(2) का उल्लंघन किया, हमने भी 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित प्राप्त नहीं किए हैं, प्रशिक्षण नहीं प्राप्त किए हैं, हम प्रशिक्षित नहीं हुए हैं। अगर अताउर रहमान केस को आधार बनाकर हमारे कुछ साथी अगर सर्वोच्च न्यायालय गए तो मैं उनकी कड़ी भर्त्सना करता हूं, उनकी निंदा करता हूं कि आप नियम अधिनियम बिना जाने क्यों गए इसलिए कि सर्वोच्च न्यायालय में बताने के लिए कि एनआईओएस से डीएलएड करने वाले बिहार के 70,000 शिक्षक साथी 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं। आप बताने गए हैं कि हमने आरटी अधिनियम 23(2) का उल्लंघन किया है, इसलिए आप गए हैं। क्यों 70,000 साथियों को डुबाने का प्रयास आप कर रहे हैं? आपने कभी सोचा? मैं बार बार कह रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय में याचिका खारिज कर दी जाएगी। आप याचिका खारिज होने के डर से अति महत्वाकांक्षी बनने के लिए आप सबको डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा कि हमने जो केस किया है उसका आधार क्या है? मैं कुछ सारे साथियों को बताना चाहूँगा कि हम लोगों के द्वारा जो माननीय पटना उच्च न्यायालय में वाद दायर किया गया है वो आरटी अधिनियम 23(2) के पक्ष में हम लोग गए हैं, फ्रेश केस किए हैं। लोग दलील दे रहे हैं कि डबल बेंच में 9 फरवरी 2023 को याचिका खारिज कर दी गई। ये सारे साथी जानिए, ये अताउर रहमान केस का जो सिंगल बेंच में पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो फैसला दिया गया उसके विरुद्ध में ये लोग डबल बेंच गए थे और उनका केस को माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज किया गया। एक मामले में जिसमें कि पटना उच्च न्यायालय के विद्वान अधिवक्ता वाई गिरी सर के द्वारा पैरवी किया गया और डबल बेंच में केस एक्सेप्ट हो गया। हम लोगों को अताउर रहमान केस से कोई लेना देना नहीं है। अगर कोई उस केस को आधार बनाकर केस कर रहे हैं इसका मतलब है कि हम सभी 70,000 शिक्षक साथियों को डुबाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोगों का जो केस है वो आरटी अधिनियम 23(2) के पक्ष में है, फ्रेश केस है। आज तक बिहार के कोई भी साथी हम लोगों से पहले आरटी अधिनियम 23(2) को मनवाने के लिए कोई साथी केस नहीं किए। हम लोग जो केस किए हैं वो केस बिहार सरकार के विरुद्ध किए हैं, भारत सरकार के विरुद्ध किए हैं, एनसीटीई को पार्टी बनाए हैं, एनआईओएस को पार्टी बनाए हैं कि हम बिहार सरकार के द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त करने गए और प्रशिक्षित हुए भी। प्रशिक्षित करने वाले संस्थान स्पष्ट रूप से कह रही है कि हमने 31 मार्च 2019 तक सब कुछ पूरा करवा लिया, फिर भी बिहार सरकार नहीं मान रही है हम लोगों को प्रशिक्षित 31 मार्च 2019 या उससे पूर्व की तिथि। इस स्थिति में हम लोग माननीय पटना उच्च न्यायालय गए हैं इसको मनवाने के लिए। हम लोगों ने जो केस किया उसका सिनॉप्सिस मैंने पटना गांधी मैदान में भी विस्तार पूर्वक चर्चा किया। फिर मैं कर रहा हूं कि हम लोगों का जो केस का आधार है वो जो मेरे द्वारा पत्र निर्गत करवाया गया था 10 मार्च 2022 को, जिसमें स्पष्ट एनआईओएस ने कहा है कि वो प्रिंट डेट है। आप सेशन को देखें, आप 2017-2019 सत्र को देखें और जो भी शिक्षक हैं जिनके अंक पत्र और प्रमाण पत्र पर अंकित तिथि है वो परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि नहीं है, वो मुद्रित की तिथि है, मुद्रण की तिथि है। और मुद्रण की तिथि को मानकर बिहार सरकार शिक्षा विभाग हम लोगों को परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि मान करके और प्रशिक्षित वेतन दे रही है, जिस कारण से हम लोगों
के बीच आज समस्या उत्पन्न हो गई है। इसका पूर्वानुमान मैंने वर्ष 2019 में ही लगा लिया था कि अगर हम लोगों का प्रशिक्षित वेतन निर्धारण 31 मार्च 2019 या उससे पूर्व की तिथि से नहीं किया जाता है तो भविष्य में सेवा के दौरान कभी भी हम लोगों के समक्ष अस्तित्व का संकट आ सकता है। हम लोग कभी भी कार्रवाई की जद में आ सकते हैं और आज वही हो रहा है। हमारे साथी अभी भी समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर वास्तविक में समस्या क्या है। समस्या यही है कि हम लोगों को आरटी अधिनियम 23(2) के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करना था और आरटी अधिनियम 23(2) में स्पष्ट वर्णित है कि भारत के प्रारंभिक विद्यालयों में कार्यरत और प्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त कर लेना। जो 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित नहीं होंगे उन्हें 1 अप्रैल 2019 के प्रभाव से सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। ऐसे में जितने भी NIOS से DLED करने वाले साथी हैं सब कार्रवाई के जद में आ गए हैं। तो चाहे वो 22 मई 2019 की तिथि से मुद्रित जिनका अंक पत्र और प्रमाण पत्र है या उसके बाद की तिथि वाले, पहले तो हम लोगों को तिथि में उलझाया गया। उसके बाद भी जब हम लोग नहीं उलझे, सारे साथी एकजुट रहे, तब हमारे ही कुछ साथी अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय चले गए। सर्वोच्च न्यायालय में आपने आधार बना दिया अताउर रहमान बनाम बिहार सरकार के केस का जो न्याय निर्णय आया माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा जो दिया गया 19 अक्टूबर 2022 को, उसको आधार बनाकर चले गए। यानी आप अपने से एक्सेप्ट करने गए सर्वोच्च न्यायालय में कि हम भी अताउर रहमान जैसे ही शिक्षक हैं जो 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए, हमें भी अप्रशिक्षित मानवाने के लिए आप वहां चले गए हैं। यानी अपने से कहने के लिए चले गए हैं कि हम 31 मार्च 2019 तक हम लोग प्रशिक्षित नहीं हुए हैं। इसी आधार पर आप अपनी याचिका को सर्वोच्च न्यायालय में दायर किए हैं स्वीकृत करवाने के लिए। हम लोगों को फ्रेश केस करने की आवश्यकता है। बिहार सरकार के विरुद्ध जो हम लोगों ने किया और माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दी गई है, जो याचिका संख्या है CWJC 2476/2023, जिसकी सुनवाई अगले कुछ दिनों में होने की संभावना है। मैं साथियों को बता देता हूं, बेंच हम लोगों का पहले था संजीव प्रकाश शर्मा के बेंच में हम लोग का केस था, फिर बदल करके अभी वर्तमान में अनिल कुमार सिन्हा के बेंच में चला गया, जिसके वजह से हम लोगों को सुनवाई होने में देर हो रही है। आज भी हम अपने विद्वान अधिवक्ता अमरीश कुमार झा जी से हमारी बात हुई, उन्होंने कहा कि हो सकता है कि फिर हम लोगों के केस का बेंच जो है वो बदल जाए, क्योंकि अभी जो है चीफ जस्टिस जो नए आए हैं वो पदभार ग्रहण कर लिए हैं, जिसके वजह से हम लोगों का सुनवाई की तिथि जो है विलम्ब हो रही है। जैसे ही सुनवाई होगा हम लोग जो रवि प्रकाश सर के द्वारा पत्र निर्गत किया गया है उस पर स्टे लगवाने का काम किया जाएगा। अब कहिए कि हम लोग उस अताउर रहमान केस में ना तो प्रतिवादी थे, ना वादी थे और न प्रभावित हैं, तो आखिर हम लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रहा है, हम लोग कार्रवाई की जद में क्यों आ रहे हैं, इस बात को समझने का जरूरत है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार हम लोगों के साथ गलती वर्ष 2019 में ही कर चुकी है। उस समय के जो तत्कालीन प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी के द्वारा एक पत्र निकाला गया 13 नवंबर 2020 को, जिसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा कि प्रासंगिक अधिनियम के धारा 23(2) के तहत सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को दिनांक 31/3/2019 तक निर्धारित अर्हता यथा शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य था। इसके लिए भारत सरकार के तत्वावधान में NIOS के द्वारा 18 माह का DLED का पाठ्यक्रम का संचालन किया गया, ताकि अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण संपन्न हो सके। तदनुसार विभागीय पत्रांक 14/22 दिनांक 22/10/2019
द्वारा निर्गत निर्देश के क्रम में निम्नलिखित कार्रवाई अपेक्षित है। यहाँ तक तो सही था, लेकिन उन्होंने क्या किया कि अप्रशिक्षित शिक्षक जो दिनांक 31/3/2019 तक प्रशिक्षण पूर्ण कर डीएलएड की मुख्य परीक्षा अथवा पूरक परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं तथा डीएलएड की उप परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, उन्हें ही देखिए, उन्होंने स्पष्ट कहा कि 31/3/2019 तक प्रशिक्षण पूर्ण कर डीएलएड की मुख्य परीक्षा अथवा पूरक परीक्षा में सम्मिलित हुए हों तथा डीएलएड की उप परीक्षा में उत्तीर्ण हैं, उन्हें ही परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि से वेतन भुगतान किया जाना है। प्रशिक्षित वेतन के रूप में सेवा पुस्तिका संधारित किया जाना है। यहाँ ला करके उन्होंने फंसा दिया। परीक्षा फल प्रकाशन की तिथि, यहीं पर हम लोगों को विरोध करना था कि जब ये टाइम बाउंड प्रोग्राम है, समयबद्ध कार्यक्रम है और हम लोगों ने सब कुछ 31 मार्च 2019 तक कर लिया, रिजल्ट बाद में दिया या क्या किया, ये एनआईओएस की गलती है, भारत सरकार की गलती है, बिहार सरकार की गलती है। तो फिर हम लोगों को उसी समय इसका पुरजोर विरोध करना था और हम लोगों को 31 मार्च 2019 या उससे पूर्व की तिथि से प्रशिक्षित वेतन संधारण करवाना था सेवा पुस्तिका, लेकिन हम लोगों ने उस समय नहीं किया। और आज जब समय आ गया कि आरटी अधिनियम 23(2) के पक्ष में बात करने का, माननीय न्यायालय से लड़ाई लड़ने का, न्यायिक लड़ाई लड़ने का, एकजुट रहने का, सहयोग करने का, तो अपने ही साथी मनगढ़ंत बातों पर, आधारहीन तथ्यों को लेकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय में ये कहने के लिए कि हम भी अताउर रहमान जैसे ही शिक्षक हैं जो आरटी अधिनियम 23(2) का उल्लंघन कर रहे हैं और हम भी जो है 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित नहीं पूर्ण किए हैं। क्या सारे साथी इस पर विचार करें कि हम लोग 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित हुए हैं या नहीं हुए हैं, और उसमें अगर कोई साथी जाकर के बड़बोलेपन का शिकार हो रहे हैं, अपने मन से याचिका दायर करवा रहे हैं, गलत है या सही है, ये विचार हम सभी 70,000 साथियों को करना होगा। अताउर रहमान केस को आधार बनाकर याचिका दायर करना गलत है या सही है? अगर गलत है तो आप विरोध कीजिए, अगर सही है तो सपोर्ट कीजिए। ऐसे स्थिति में माननीय पटना उच्च न्यायालय में जाना सही है या सर्वोच्च न्यायालय जाना सही है, ये आप लोगों को अब विचार करना है। हम सारी बात आप लोगों के समक्ष रख दिए हैं। बिहार सरकार, हम सभी साथी को याद होगा कि बिहार सरकार के शिक्षा सचिव, एक कमेटी बनाया गया था हम लोगों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षित करवाने के लिए, प्रशिक्षण पूर्ण करवाने के लिए, जिसमें कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार के जो शिक्षा सचिव थे उनको अध्यक्ष बनाया गया, प्राथमिक शिक्षा निदेशक को सदस्य बनाया गया, शिक्षा विभाग के उप सचिव को सदस्य बनाया गया, डिप्टी डायरेक्टर, प्राइमरी डायरेक्टर जो डिप्टी डायरेक्टर थे उनको सदस्य बनाया गया, और तब उन लोगों के देख रेख में हम लोगों ने प्रशिक्षण पूर्ण किया है, प्रशिक्षित हुए हैं और 31 मार्च 2019 तक हम लोग प्रशिक्षित हो गए हैं। हम लोग आरटी अधिनियम 23(2) का अक्षरशः पालन किए हुए हैं, हम लोगों के पास साक्ष्य है। और तब अगर हमारे साथी अताउर रहमान भाई के केस को आधार बनाकर अगर सर्वोच्च न्यायालय गए हैं तो ये कहीं से सही नहीं है और ये हम लोगों के लिए बिल्कुल ही गलत है। हम लोगों को इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। और अब सभी साथी इस पर विचार करें कि कौन सही है, कौन गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस विपदा की घड़ी में राजनीति कम से कम नहीं करें। सच में अगर काम करना है सब साथ आकर के काम करिए। और चूंकि 70,000 साथियों के भविष्य का सवाल है, हम लोग कोई नेता नहीं है, हम लोग शिक्षक हैं, पीड़ित शिक्षक हैं। हम लोगों को का भी एक ही उद्देश्य है कि 70,000 शिक्षक भाई बहन का सेवा पुस्तिका में 31 मार्च 2019 के तिथि से सेवा पुस्तिका संधारित हो जाए, प्रशिक्षित बिहार सरकार मान ले, प्रशिक्षित वेतन हम लोगों को 31 मार्च 2019 की तिथि से दे। धन्यवाद।